बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ये सवाल जो आएंगे आपके वो आएंगे प्री रिक्विजिशन को लेकर। मतलब रिक्विजिशन जो है आपकी कंडीशन की बात करता है कि कॉग्निजेंस कब कब नहीं लिया जा सकता, लेकिन वो क्या कहता है हमेशा, कहता है अप्रूवल लेनी पड़ेगी आपको अगर कुछ करना है। अप्रूवल किन किन की लेनी पड़ेगी, उन सबसे रिलेटेड ये इस पर्टिकुलर चैप्टर में बताता है आपको। कल मैंने आपको जनरल चीजें तो बताई थी, कागज पढ़ाई थी, 93 पढ़ाई थी, 94 रह गए। राजेश जी माइक बंद कीजिए। देखिए हम बात कर रहे थे एडिशनल, देखो 93 में कुछ पूछना है क्या, 193 के एक्सेप्शन पूछे जाते हैं जनरली, आपको याद होना चाहिए। 193 का एक्सेप्शन क्या है, 199। और दूसरा अगर एक्ट के बारे में पूछ ले तो पॉक्सो एक्ट उसका एग्जाम्पल है, उसके अंदर भी सीधे वो कहता है ऑर्डिनरी कोर्स में। ये बात तो पता है ना, क्योंकि वहां पर दो शब्द लिख रखे हैं, एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, ये दे रखा है एक शब्द, और दूसरा क्या दे रखा है वहां पर, कह रहा है एनी अदर लॉ एक्सप्रेसली डिफाइंड अंडर द एनी अदर लॉ। तो वहां पर अगर कोई चीज दे रखी हो तो वो तो क्या हो गए, उसके अपवाद हो गए। तो अपन को पता है पॉक्सो एक्ट में सीधे सीधे बता रखा है 28 है शायद, जहां पर स्पेशल कोर्ट की बात करता है। स्पेशल कोर्ट का मतलब हमें समझ में आता है कि कोर्ट ऑफ सेशन के रिगार्डिंग बात कर रहा है, ठीक है। और दूसरा हम जो बात कर रहे थे वो हमारा सेक्शन है आपका 199, जो प्रेसिडेंट के बारे में बताता है कि जब प्रेसिडेंट जो व्यक्ति है, प्रेसिडेंट व्यक्ति क्या बात, तो अगर कोई प्रेसिडेंट है तो उस प्रेसिडेंट की कोई डिफामेशन करता है तो फिर ऐसे केस में क्या होगा, या कोई ऐसे जो लोग हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे बैठे उनके साथ अगर ऐसे कोई भी जो विवाद किया जाए, कंटेम्प्ट किया जाए उनका, तो उनके डिफामेशन किया जाए तो फिर ऐसे केस में क्या होगा। तो ये आपको एक्सेप्शन याद रखना है पहली बात। अब हम बात करते हैं 194 की बात, जो कहता है एडिशनल एंड असिस्टेंट सेशन जज टू ट्राई केसेस मेड ओवर टू देम। क्या मतलब हुआ इसका, मेड ओवर टू देम का मतलब है कि उनको दिए जा रहे हैं। अभी हमने जैसे कि 191 में देखा, 191 में क्या देखा था कि अक्यूज पर्सन क्या कर रहा था, एप्लीकेशन दे रहा था, कह रहा था सर मुझे जिस व्यक्ति ने फंसाया है ना केस में, कौन सा केस में फंसाया था, 190 के सबसेक्शन 1 के सी में फंसाया था। कह रहा है कि इसको जो नॉलेज मेरी है ना वो गलत मेरी है, ये पता है व्यक्तिगत तरीके से बायसनेस कर सकता है मेरे साथ किसी तरीके की। तो 199 में जाकर के एप्लीकेशन दे रहा था, कह रहा है मेरा कोई और मजिस्ट्रेट करो जो मेरा ट्रायल करे, मैं इसके पास नहीं जा रहा। ये इसका क्या हो गया, एक तरीके से राइट हो गया। किसका हो गया, अक्यूज का राइट हो गया। और यहाँ पर इसको बताना पड़ेगा अक्यूज को कि साहब ऐसे ऐसे आपके खिलाफ जो एक्शन लिया गया ना, आप चाहो तो अपने केस को ट्रांसफर भी करवा सकते हो। इसी बात के बारे में जब 199 में पढ़ा तो हमें पता चल गया 192 के बारे में। और ये 192 भी क्या कहता है, मेक ओवर की बात करता है। मेक ओवर या मेड ओवर बात एक ही होती है, वो सेंटेंस का फॉर्मेट है। तो मेक ओवर का मतलब हमें यहाँ पर जो समझ में आया वो समझ में आया कि नीचे वाले जो कोर्ट है उन इंफीरियर कोर्ट्स को क्या कर रहा है, जुरिसडिक्शन दे रहा है। कह रहा है कि इस केस को मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ, आगे सुन लो। नहीं उसके पास टाइम, बड़े आदमी तो सीजीएम क्या कर सकता है ऐसे केस में, जेएमएफसी को दे सकता है कि नहीं दे सकता। और जेएमएफसी को अगर ऐसी पावर दे रखी है तो उसको भी कह सकता है कि आप ऐसा करो अपने इंफीरियर को दे दो। इससे इंफीरियर कौन होगा, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट। तो जेएमएफसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास उसको दे देगा। लेकिन ये कब दे सकता है इसको, केवल जब 190 के सबसेक्शन 1 की और 2 की जो बात है वो पूरी हो रही है। मतलब वो कॉग्निजेंस लेने के लिए पावर दे रखी है। अभी तो ले सकता है, वैसे तो ले ही नहीं सकता, और इसलिए भी इसको पावर दे रखी है। ये बात तो क्लियर है ना। अब ये सेम वही बात कह रहा है कि यहाँ पर अब कह रहा है दो शब्द दिए इसने, एडिशनल सेशन जज और दूसरा क्या था, असिस्टेंट, ठीक है। अब ये एडिशनल और असिस्टेंट की जब बात कर रहा है तो पहले तो ये बताओ डिफाइन कहां पर है, कौन सा सेक्शन एडिशनल सेशन जज की बात करता है कि ये भी हो सकता है और असिस्टेंट सेशन जज भी हो सकता है। सर वो देना मार्क, सेक्शन नंबर 9 कहता है इस बात के बारे में। कोर्ट ऑफ सेशन क्या होगा, एडिशनल कौन होंगे, उन सब के बारे में बताता है। लेकिन इसका
सबऑर्डिनेशन जो है असिस्टेंट सेशन जज के बारे में वो सेक्शन 10 कहता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं तो ये कह रहा है, वहां पर आप पढ़ चुके हो कि इसका जो जुरिसडिक्शन है ना क्या होगा, इसको काम जो है वो कौन देता है, बिजनेस बोलते हैं ना जिसको, उसको कौन देता है, सेशन जज ही तो बताता है कि क्या काम करवाना है, कैसे करवाना है। तो ये कह रहा है कि ऐसे केसेस को यहाँ पर भी हैंड ओवर किया जा सकता है। उसे लग रहा है मेरे पास ज्यादा बर्डन है तो इसलिए जो एडिशनल असिस्टेंट रखे गए इनको काम दे देगा, केसेस को ट्रांसफर इनको भी कर सकता है जो कि उसके पास कहां से आ रहे थे, 190 ईमेल तो आ रहे थे उसके पास, तो उनको इनको प्रोवाइड करा सकता है। तो कह रहा है एन एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज शेल ट्राई, शेल लिखा हुआ है ना, तो बाउंड हो गए वो व्यक्ति अगर उनको भेज दिए गए तो शेल ट्राई सच केसेस एज द सेशन जज ऑफ द डिवीजन में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर। लेकिन साथ ही साथ इनको ऐसा स्पेशल ऑर्डर किसके द्वारा दिया जा सकता है, हाई कोर्ट के द्वारा भी दिया जा सकता है। मतलब सेशन जज भी दे सकता है और हाई कोर्ट के बारे में पढ़ चुके हैं अपन, हाई कोर्ट वहां भी देता है, वो बताता है कि इनके जुरिसडिक्शन को डिसाइड करने वाला हाई कोर्ट भी हो सकता है। ये तो क्लियर है अपना। अब देखते हैं हमारा यहाँ से स्टार्ट होते हैं मेन प्रोविजन, जो कंडीशन रिक्विजिशन की बात करते हैं ये यहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके मेन प्रोविजन और ये 199 तक लागू होते हैं। क्या बताते हैं आपको, सबसे पहला है प्रोसिक्यूशन फॉर द कंटेंट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी। पहली बात क्या कराई, कंटेंट किया है आपने, किसका किया है, लॉफुल अथॉरिटी का। कौन सा चैप्टर कहता है किसी का, आपका तो देखो चैप्टर नंबर 10 आपका इसी के बारे में बताता है। कहां से कहां तक सेक्शन है इसमें, 172 से लेकर के 190 तक के सेक्शन को कवर है। 188 नहीं, चैप्टर 10 के अंदर इतने प्रोविजन है, लेकिन उसमें कुछ जो प्रोविजन बता रखे होंगे वो हटा रखे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर चैप्टर 10 में इसने क्या कह दिया, केवल कितने सेक्शंस को कवर किया है, इतने तक प्रोविजन को कवर किया है 172 से लेकर के 188 तक के प्रोविजन को। ये बात आपको ध्यान रखनी है, चैप्टर ये समझ लो, चैप्टर में इतना नहीं है क्योंकि 199 से क्या होगा, फैब्रिकेटेड फॉल्स एविडेंसेस की बात पता चलता है, जो चैप्टर नंबर 11 के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो यहां से आपके ये सेक्शंस लागू होंगे। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, कंटेम्प्ट कर रहे हैं। ये कंटेम्प्ट कैसे होगा, आपको पुलिस वाले ने कोई ऑर्डर दिया, आपने नहीं माना, जज ने कहा कि आपको समन जारी किया, आप नहीं आए, वारंट जारी किया, आप नहीं आए, या कोई रेवेन्यू कोर्ट है, रेवेन्यू ऑफिसर है, कोई भी व्यक्ति जो है, आपने उसकी बात को नहीं माना या ऑब्जेक्ट किया उसकी बात को, तो क्या होता है ऐसे केस में, ऐसा सेक्शन हमने 134 में पढ़ा था, क्या 133 में, 133 किसके बारे में बताता है, न्यूसेंस के बारे में बताता है ना। न्यूसेंस क्रिएट करते हो आप पब्लिक डिस्टर्बेंस करते हो, तो वो क्या कहता है कि आपको जब बुलाया जाए तो आपको आना है, लेकिन आप नहीं जाते तो वो क्या करता है, आपके खिलाफ 188 की कार्रवाई कर देता है। पढ़ा था ना 187 की, हाँ सॉरी 188। ठीक है ना, तो ऐसे आपने पढ़ रखी ना सर प्रोविजन, इसमें कुछ बताना तो मुझे कुछ है नहीं ऐसा। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर अगर कोई ऑफेंस अगर है ऐसा, देखो दो शब्द इसमें दे रखे टाइटल में, लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट फॉर द ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक जस्टिस। इस रिगार्डिंग है पब्लिक जस्टिस, इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात है। पब्लिक जस्टिस कौन देता है, जज की बात कर रहा है, अभी जुडिशरी की बात कर रहा है। तो कह रहा है जस्टिस फॉर द ऑफेंस रिलेटिंग टू अ डॉक्यूमेंट गिवन इन द एविडेंस। अब इसने एविडेंस की बात कर दी, एविडेंस कौन लेता है, या तो पुलिस वाले लेते हैं, कोर्ट लेती है। तो कोर्ट तो ट्रायल और इंक्वायरी के दौरान ले रही है आपसे एविडेंस, और आपने उसमें गलत बोल दिया तो पब्लिक सर्वेंट भी मांगता है ना डॉक्यूमेंट्स। तो उन्हीं चीजों के बारे में बता रहा है कि कोर्ट शैल नॉट टेक कॉग्निजेंस, कोर्ट शैल नॉट टेक कॉग्निजेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर बाउंड है कोर्ट की, उसको कॉग्निजेंस लेने का अधिकार है ही नहीं, चाहे उसे कितनी इंफॉर्मेशन मिल जाए किसके बारे में। ठीक है, लेकिन किन किन की बात कर रहा है ये, पनिशेबल 172 और 188 पहला ऑफेंस है, यहाँ तक कि आईपीसी की जो ऑफेंस है। दूसरा कहता है कि 172 से लेकर के 188 का अबेटमेंट किया जा रहा है। मैंने आपको पहले बता
17 जो है आपका क्या कहता है, वो कौन सा ऑफेंस कहलाता है अपने आप में? एनक्वाइट ऑफेंस कहलाता है। जब वो एनक्वाइट ऑफेंस कहलाता है तो वो अपने आप में ऑफेंस नहीं हो सकता जब तक कि वो किसी दूसरे के साथ ना जुड़ जाए। तो उसको क्या होना पड़ेगा, जब आपको कोई उकसा रहा है तो इसका मतलब किसी बात के लिए तो कोई पर्पस तो होगा ना उसका। तो पर्पस क्या है आपका 172 से लेकर के सेक्शन नंबर 188 तक के सेक्शन। और जहां पर जितने भी हैं, मले जी, ईशा जी, कम से कम आपको कैमरे में रखो, जो रख सकते हो कम से कम वो तो रखो, ठीक है। तो यहाँ पर एक मेनली बात ये बता रखी है, ये बात क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा बात इसने फिर से एनक्वाइट ऑफेंस की बात करी है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। कह रहा है उसी ऑफेंस का जो ऊपर बता रखा है ना 172 से लेकर के 188, उसी की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, या उसका क्या करता है, बस इतना ही बता रखा है, वो अटेम्प्ट टू कमिट तो ऊपर चला गया, अटेम्प्ट टू कमिट उसने ऊपर ही दे दिया। तो अगर ऐसा कोई भी ऑफेंस होगा तो उसमें, अब देखो ऑफेंस उसके साथ हुआ, ये बताओ पहले तो पब्लिक सर्वेंट के साथ हुआ ना। अब यार कौन होगा उसके लिए, पब्लिक सर्वेंट ही तो होगा। तो जिम्मेदारी किसकी होगी, तो कह रहा है हम ना तो किसी पुलिस की मानेंगे ना किसी और की मानेंगे, हमें तो क्या चाहिए, उसी की परमिशन चाहिए जिसने कंप्लेंट करनी है, हम किसी और व्यक्ति की नहीं मानेंगे उसमें। तो कह रहा है कि यहाँ पर अगर पब्लिक सर्वेंट कोई अथॉरिटी है कि वो अगर चाहे तभी ये कॉग्निजेंस में आ सकता, अन्यथा उसका कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा। मतलब आम व्यक्ति उस चीज की कंप्लेंट नहीं कर सकता। समझ आई बात? ये इसमें क्लियर बात। तो ये क्या कह रहा है, एक्सेप्ट ऑन द कंप्लेंट इन राइटिंग ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट कंसर्न्ड। ये कंसर्न शब्द को अंडरलाइन कीजिए। कंसर्न शब्द का मतलब ये हुआ कि जिसके साथ हुआ है, जिसके पास वो व्यक्ति गया था और उस व्यक्ति ने उसको गलत एविडेंस दे दी या कोई और गलत चीज दे दी या कोई गलत बात बता दी, तो फिर ऐसे केस में उसने कर दिया। और ऑफ द सम अदर पब्लिक सर्वेंट टू whom he is administratively subordinate, या उसका कोई सबऑर्डिनेट है जिसकी उसने ऐसी बेइज्जती करी है। मतलब वो उसका सबऑर्डिनेट नहीं है, वो खुद किसी का सबऑर्डिनेट है जिसकी बेइज्जती हुई। तो फिर ऐसे केस में उनमें से कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, अपनी तरफ से कंप्लेंट फाइल करेगा, तभी कोर्ट कॉग्निजेंस लेगी, अन्यथा नहीं लेगी। अब ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता, समझ में आ गया ना? आंसर क्या होगा इसका, मतलब राइटिंग में होना चाहिए। देखो यहाँ पर कंप्लेंट इनकी राइटिंग में नहीं चलेगी, शेयर शब्द का यूज किया होगा इन राइटिंग में। ये राइटिंग इज इंपॉर्टेंट शब्द, ये ही आपसे पूछा जाएगा, बताओ ओरल चल सकती है, राइटिंग चल सकती है, या अपने कंटेक्ट से भी कह सकता है, इम्प्लाइड रहेगा। हाँ, ऐसा नहीं चलेगा। तो इनका मतलब है कि आपका राइटिंग में होना बहुत जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात ये कह रहा है, बी क्लॉज की बात, ऊपर आप केवल पब्लिक सर्वेंट में मतलब आएगा तो 21 का ही क्लॉज है ना इसमें, पब्लिक सर्वेंट मतलब आईपीसी का 21, लेकिन इसने पब्लिक सर्वेंट में जुडिशरी को नहीं डाला है, ऊपर वाले पब्लिक सर्वेंट में, मतलब वो अदर देन जुडिशरी है। तो ऊपर पब्लिक सर्वेंट बता रखे ना, तो कौन से सेक्शन आगे, अदर देन जुडिशरी, लेकिन नीचे उसी के बारे में, लेकिन उसमें ऑफेंस अगर कहां का बता रखा है कि वो ऑफेंस किसी पब्लिक सर्वेंट के साथ 172 से लेकर के 188 के अंदर आता हो, उस केस में अगर जुडिशरी का कोई ऑर्डर है और जिसको पालन किसी व्यक्ति ने करवाना था लेकिन वो करवा नहीं पाया, तो वहां पर तब तो उसमें आ जाएगा, बोल जाएगा। लेकिन साथ ही साथ जब ट्रायल की और इंक्वायरी की बात होती है तो क्या कहता है, ये देखो क्या लिखा हुआ है, of any offense punishable under any following section of the IPC। देखो कहां से चालू हो रहा है, 193 से स्टार्ट हो रहा है और 196 तक की बात होती है। 193, 191 और 192 क्या कहते हैं आपके, एक तो फॉल्स एविडेंस की बात करता है, गिविंग फॉल्स एविडेंस, और एक कहता है फैब्रिकेटेड एविडेंस क्या होते हैं, उनको डिफाइन कर रखा है, लेकिन उसकी पनिशमेंट 193 में तो बता रखी है। तो इसलिए उसने वो नहीं बताया, उसने क्या बताया कि आपने अगर ऑफेंस कमिट किया तो आपने कोर्ट में जाकर के कोई भी बयानबाजी करी या ऐसा कुछ भी दिया, तो फिर ऐसे केस में क्या, तो फिर इसने फिर उसके बाद डाल दिया 199, 200, 200, 205 और 211, इनमें से कोई सेक्शन डाल दिया। इसके साथ आप लिखिए रीड सेक्शन, रीड विद 340, रीड विद सेक्शन, रीड विद 340, 340 के साथ पढ़ा जाता है इसे। अब ये सारे
प्रोसीडिंग कहाँ की है, लिखा हुआ है एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट, किसी कोर्ट में, ये कोर्ट में तो चलती है, ठीक है। तो पहली बात तो ये हो गई आपको। फिर कह रहा है कि 463, 471, 475 और 476 ये सारे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। डॉक्यूमेंट जो फोर्जरी, काउंटरफीट वाले और ये जो अलग तरीके के डॉक्यूमेंट आप बना के ला रहे हो, उन डॉक्यूमेंट को कोर्ट के सामने पेश करवाते हो, तो फिर ऐसे केस में वो चीज भी इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। देखो नीचे अंडरलाइन कीजिए, ये जो सेक्शन लिखे हुए हैं ना, इनका जो मतलब बता रखा है वो नीचे से समझ में आएगा। डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस लिखा है ना, उसको अंडरलाइन कर लो, उसको नंबर 1 डाल देना। उसका दूसरा ग्रामर है गिवन इन एविडेंस इन प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट, किसी कार्रवाई के दौरान आपने ऐसे कोई डॉक्यूमेंट दिए हैं, जैसे संपत्ति से रिलेटेड ही दे दिया आपने कोई प्रॉपर्टी का, और वो संपत्ति से रिलेटेड क्या था, आपने गलत काउंटरफीट बना रखा था, मतलब जाली बना रखा था आपने, क्या कहते हैं, कह रहे हो आप साहब मेरे पास भी इसका क्या है, जिसके कागजात है, इसके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट है, वो कह रहा है कि साहब इस पे नकली है, प्रूफ तो उसे करना पड़ेगा भाई, बर्डन ऑफ प्रूफ तो दूसरे पे चला जाएगा ना, जो ऑब्जेक्शन लेके चीज को लेकर के। लेकिन जैसे ही कोर्ट में साबित हो जाता है, 463 लग जाएगा ना उस पे कि जाली है, और ये सारी चीजें देखने के बाद ही तो कोर्ट उस पर कार्रवाई करेगी कि कोर्ट के सामने कोर्ट को उसने गुमराह किया है, कंटेम्प्ट किया है कोर्ट का। तो कोर्ट ऐसे केस में क्या करेगी, पहली बात। अब ये कह रहा है कि ऊपर ऑफेंसेस बता रखी है, ठीक है, वो 1 क्लॉज में बता रखे हैं, बी के या 2 में बता रखे हैं, उनका अगर कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करता है, मतलब कोई षड्यंत्री बनाता है पूरा बैठ के, ठीक है, 2000 व्यक्ति मिले हुए उसमें पूरे, और अटेम्प्ट करता है ऐसे ऑफेंस का, हुआ नहीं अभी, कोर्ट में दायर करने ही वाला था, और अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस, कोई व्यक्ति भड़का रहा है किसी व्यक्ति को, कह रहा है ऐसा कर यार, ये कोर्ट को क्या पता चलेगा, तो बेवकूफ होते हैं, इनको तो 10 डॉक्यूमेंट ही देना दिया, वो उसको भड़का रहा है इस बात के लिए कि देने के लिए, या कोई एविडेंस दिलवा रहा है झूठ बोल करके। तो अगर ऐसी कोई भी व्यवस्था कर रखी है किसी व्यक्ति ने, तो वो भी अटेम्प्ट हो, अबेटमेंट हो या कॉन्स्पिरेसी हो, तीनों की तीनों शामिल हो जाते हैं। ये 3 शब्द आपको हमेशा याद रखने पड़ेंगे किसी भी ऑफेंस के रिगार्डिंग। जब कोई भी ऑफेंस होता है तो ये 3 शब्द अपने आप ही उस ऑफेंस के साथ जुड़ जाते हैं और प्रोसीडिंग के साथ भी जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो मेनली बात तो ये थी। अब देखो यहाँ से दोबारा से चालू हो जाता है, ऊपर क्या पढ़ा था हमने, वो बी क्लॉज के ऊपर भी लागू होता है, क्या कहता है, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस, कि कोर्ट जो है वो कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। फिर से क्या लिख दिया, एक्सेप्ट, अपवाद क्या है इस बार, इन केसेस में भी जो ये केसेस हो रहे हैं ना कि कोर्ट के सामने हो रहे हैं, तो बताओ अग्रीव पार्टी कौन होगी, या फिर कोर्ट ही तो होगी, फंसता कौन, जजमेंट गलत देता तो कोर्ट ही तो फंसता उसमें। तो ये कह रहा है कि भाई कोर्ट की जिम्मेदारी है, अगर उनके सामने हुआ है तो दूसरे व्यक्ति को कहने की क्या जरूरत है उस केस में। दूसरा व्यक्ति एप्लीकेशन जरूर दे सकता है कि साहब इसके खिलाफ ये कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन पावर किसके पास है ऐसी, कोर्ट के पास ही। वकील नहीं करते क्या, वकील कहते हैं कि साहब इसने जो है ये गलत काम किया है, वो कॉन्ट्ररी प्रूव कर देता है, तो कहता है इस पे कार्रवाई करो सर। अब ये डिपेंड तो कोर्ट पे करेगा ना, कि पता तो कोर्ट ही लगाएगी कि सही है भी कि नहीं है। लेकिन ज्यादातर में मैंडेटरी हो जाता है जब ऐसा होता है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी बनानी पड़ती है ना कोर्ट को भी, कोर्ट तो ना करेगी, फिर वकील उसे छोड़ेगा, तो जज को कहेगा ये तो बायस है रही हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्ट ऑन द कंप्लेंट इन राइटिंग, ये दोबारा से लिखा हुआ है इन राइटिंग, इसे अंडरलाइन कीजिए, ऑफ दैट कोर्ट और बाय सच ऑफिसर ऑफ द कोर्ट एज दैट कोर्ट में ऑथराइज इन राइटिंग इन दिस बिहाफ। कौन होगा इसके बिहाफ पर, वो कोर्ट जिसके अंदर गया है, तो उस कोर्ट के बिहाफ पर दे कोई, मतलब उसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही तो देगा, या कोई सबऑर्डिनेट जिसको कहेगा वो ऐसा कंप्लेंट फाइल करे, और कोई उस कोर्ट का सबऑर्डिनेट है तो वो भी ऐसा कर सकता है। मतलब दोनों में से कोई भी व्यक्ति जाकर के ऐसी कंप्लेंट जो है इन राइटिंग देगा, लेकिन देगा किसको,
हम्म? नहीं, मैसेज डालने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन है। आप सभी को दिखाई दे रहा हूँ ना मैं? हाँ, तो बस आप मेरी आवाज़ सुनो। चलिए, देखिए, हम जो बात कर रहे थे अभी, बेसिकली हम अभी बात कर रहे थे, दिखाई तो दे ही नहीं रहा। यहाँ पर हमें पता चला कि कोड जो है या सबऑर्डिनेट कोड जो है जिसके अंडर में काम कर रहा है, वो क्या करेगा इस केस में, वो राइटिंग में एप्लीकेशन देगा, लेकिन देगा किसको, ये मेन बात है। तो ये अपने से सुपीरियर को तो देगा, खुद सुन सकता है क्या उस केस को? जब अगर कंटेम्प्ट हुआ है तो खुद तो सुनने से रहा, खुद तो आगे एप्लीकेशन देगा, क्योंकि वो तो खुद अगर खुद का हुआ है तो क्या पता वो गुस्से में आकर के और ज्यादा पनिशमेंट दे दे उसे। तो फिर ऐसे केस में क्या करता है, वो अपने से सुपीरियर ऑफिसर को देगा, जिसका जुरिसडिक्शन जो है वो डिफाइन करता है इसी पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर। देखिए सब सेक्शन नंबर 2 निकालिए, वो क्या कहता है ऐसे केस में। मोबाइल ऑन कर लो ना अपने। देखो क्या लिख रहा है, कोर्ट शैल नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस ऑफ एनी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पनिशेबल अंडर सेक्शन 120B 120B ऑफ द आईपीसी। अब 120B ऑफ आईपीसी आपको पता ही है, कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहा है, मतलब उसकी पनिशमेंट बता रहा है कि क्या होगी। तो अगर कोई भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जाती है ऐसे केस में, ठीक है, अगर कोई भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जाती है अदर देन अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद द डेथ और लाइफ इंप्रिजनमेंट, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस पे स्टार लगाओ सबसे पहले। तो वो तो देखो इंपॉर्टेंट था ही, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, कुछ शब्द बता रखे हैं, ये एक्सेप्शन हैं इसके, इसमें चाहो तो आप लगा सकते हो नंबर 1 नंबर 2 करके। देखो क्या क्या कह रहा है कि डेथ से पनिशेबल नहीं होना चाहिए, लाइफ इंप्रिजनमेंट और रिगरस इंप्रिजनमेंट जो कि 2 साल से ऊपर की है, उससे 2 साल या 2 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट अगर कहीं मिल रही है, तो अगर उससे ज़्यादा पनिशेबल नहीं है तो उस केस में तो कोर्ट क्या कर सकती है, कॉग्निजेंस नहीं लेगी। बताता हूँ ना। सर आप 195 सेक्शन पढ़ा रहे थे ना? टू क्या बोल रहे हो आप? 195 सेक्शन पढ़ा रहे थे ना आप? अरे मैं कहाँ पहुँच गया सर वो अरे वो कोर्ट से संबंधित पे है आ गए ना, आप। मैं ही कंफ्यूज हो गया। वो कोर्ट से संबंधित ही था ना, तो फिर मैंने सोचा पता नहीं कैसे आ गया ये यहाँ पे। खैर चलो दोबारा से देखो एक बार और। वेयर अ कंप्लेंट हैज बीन मेड बाय द पब्लिक सर्वेंट अंडर क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन नंबर 1, any authority to which administratively subordinate may order withdrawal of the complaint and send a copy such order of the court order to the court, and upon the receipt by the court no further proceeding shall be taken on the complaint। ये क्या कह रहा है सुनिए, ये कह रहा है केवल क्लॉज ए के बारे में, मतलब ये जो प्रोसीडिंग बता रखी है ना पब्लिक सर्वेंट की, लेकिन कौन है ये, अदर देन जुडिशियल ऑफिसर है, ठीक है ना। किसकी बात कर रहा है कि अगर सपोज करो कोई सुपीरियर ऑफिसर जो है वो क्या करना चाहता है, कंप्लेंट करना चाहता है, ठीक है, तो कंप्लेंट करने में कोई दिक्कत है क्या? उसे कंप्लेंट कर दी उसने अपनी तरफ से, तो राइटिंग में कर दी थी क्लॉज ए में, लेकिन कहता है बाद में जैसे ही उसने कंप्लेंट करी थी तो सुपीरियर जो ऑफिसर है उसने कहा, क्या कहा था कि सबऑर्डिनेट भी कर सकता है उसका, कह रहा था ना, लेकिन सबऑर्डिनेट ने तो करी, लेकिन सीनियर ने मना कर दिया। वो कह रहा है कि मैं तो इसको क्या करना चाहता हूँ, विड्रॉल करना चाहता हूँ, विड्रॉ करना चाहता हूँ। तो ऐसा अगर विड्रॉ करना चाहता है तो फिर क्या करेगा, वो एक कॉपी कोर्ट को भेजेगा कि साहब मैं विड्रॉ कर रहा हूं, और कोर्ट को जब भेज दिया तो फिर कोर्ट जो है वो एक्शन नहीं ले सकती, कोई भी प्रक्रिया कार्रवाई करेगी नहीं उस कंप्लेंट के बेसिस पे, क्योंकि उसका सीनियर नहीं मना कर दिया ना, तो पहले ही मना हो गई इस बात की। दूसरा कह रहा है कि ऐसा, देखो ये प्रोवाइजो है ना, इसके ऊपर स्टार लगाइए, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये इस पे क्वेश्चन आपका पूछेगा ऐसे करके कि बताओ कि ऐसा विड्रॉल कब नहीं किया जा सकता। भाई कर तो सकती है, वो तो हमें भी पता है, लेकिन कब नहीं कर सकती। तो कह रहा है कि अगर कोर्ट खुद कंक्लूजन पर पहुंच गई हो ना किसी केस में, मतलब उसने कॉग्निजेंस ले लिया, उसका ट्रायल चल गया, और फिर बाद में आप कह रहे हो कि साहब मैं तो इसे लेना चाहता हूं, तो फिर आपकी देरी है उसमें, कोर्ट ने इतनी मेहनत करी है तो आपको छोड़ देगी क्या? वो कहेगी नहीं,
अब आप विड्रॉ नहीं कर सकते ऐसे केस में। यहां पे कोई दिक्कत किसी को? ईशा जी ठीक है। आगे देखिए, अब इसने ये जो 3 पॉइंट है आपका, इसने इस सबसेक्शन नंबर 3 के अंदर एक्सप्लेन किया है कि जो 1 के बी के अंदर जो बातें हैं, जिस कोड की बात कर रहा है वो कोड है कौन कौन से। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि बताओ कोड का मतलब क्या है इस सेक्शन नंबर 195 के क्लॉज बी के अकॉर्डिंग, तो आपको ये ऑप्शन याद रखने पड़ेंगे कौन कौन से कोड इसके अंदर आते हैं। तो क्या कह रहा है? सिविल कोड आता है, रेवेन्यू कोड आता है, क्रिमिनल कोड आता है। मतलब समझ में आया इसका? क्या कहना चाहता है ये? रेवेन्यू और सिविल कोड डाल दिया ना, क्रिमिनल केस की बात कर रहे हैं और पहुंचा कहां दिया इसने। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेक्शन है वो सीपीसी पर भी लागू होता है, मतलब सिविल प्रोसीडिंग पर भी लागू होता है, और क्रिमिनल प्रोसीडिंग को कॉमन सेक्शन बता रहा है ये आपको। समझ में आई बात? तो इसलिए इसने कहा है कि सिविल, रेवेन्यू, क्रिमिनल कोड कुछ भी हो सकता है, और इंक्लूड अ ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द सेंट्रल और प्रोविंशियल स्टेट एक्ट, मतलब किसी पर्टिकुलर स्पेशल एक्ट बना रखे होते हैं ना, जो जैसे रेंट ट्रिब्यूनल हो गई अपनी, वो ट्रिब्यूनल भी इसके अंदर अकॉर्डिंग आ जाएगी। क्योंकि आपने अगर पढ़ा हो तो वहां पर भी एक सेक्शन दे रखा था, याद है आपको? सेक्शन नंबर 21 एग्जीक्यूशन की बात करता है, जो क्या कहता है वो रेंट ट्रिब्यूनल का, कि वहां पर जो कार्रवाई की जा सकती है 193 से लेकर के 288 तक के प्रोविजन का इस्तेमाल करके वो भी क्या कर सकता है? एग्जीक्यूशन नहीं कर सकता क्रिमिनल केस का। अरे कंटेम्प्ट हो गया ना, उसके एविडेंस दिए उसने गलत, तो वो भी उस पर कार्रवाई कर सकता है। किस सेक्शन के अकॉर्डिंग? 328 के अकॉर्डिंग। याद है या भूल गए? भूल गए। ईशा जी पता है ना थोड़ा बहुत, तो याद तो आ रहा होगा। नहीं, ईशा जी गलत नहीं बोलते। हाँ ईशा जी, सुन के अभी याद आ रहा है लेकिन एकदम से नहीं आया। हाँ एक बार पढ़ना तो आपको आ जाएगा। हाँ। जहाँ तक कि सेक्शन 20 है, यहाँ पे पावर की बात बता रखी है, और दूसरा 21 जो एग्जीक्यूशन की बात बताता है, उसमें बताई हुई है ये चीज़। आगे देखिए 4 क्या कहता है। अच्छा, मैं आपको थोड़ी सी एक जनरल बात बता देता हूँ, अभी इलेक्ट्रिसिटी वैसे भी नहीं है। देखो अभी पता है कुछ अभी कल की बात है, कल कोई व्यक्ति जो है मेरे पास कॉपीज़ लेके आया था अपने आरजेएस की, जिन्होंने आरजेएस का पेपर दिया था ना, तो उनके पेपर में इतनी गलतियाँ थी, मतलब वो कह रहे थे कि मेरे मतलब चक्कर क्या होता है कि कभी कोई पेपर होते हैं ना अपने, तो उनमें सपोज करो आपसे 3 नंबर का कोई क्वेश्चन पूछा, स्पेस हम उतना ही देते हैं जितना आपकी कॉपीज़ में होता है, तो 3 नंबर में उस बंदे को मिले हुए थे 1 नंबर, और आंसर बिल्कुल सही उसका। तो वो कह रहा है कि इतने नंबर सर मिले कैसे? तो मैंने कहा देखो आपने जो गलतियां करी है ना, वो ये है कि केवल प्रोविजन ही लिख दिया, इतने से प्रोविजन से सफिशिएंट नहीं होता। और पता है आपने अगर कहीं थोड़ी सी भी गलती कर दी ना, तो उसके ज़्यादा मार्क्स काटता है, क्योंकि नेगेटिव अप्रोच लेके चलते हैं ना वो, तो कि मार्क्स कहाँ काटने, वो पॉजिटिव अप्रोच थोड़ा लेके चलते हैं किसी पेपर को सुनने के लिए। तो वो देखते हैं कि भाई मार्क्स काटने कहाँ हैं, उनको तो बस एक रीज़न चाहिए उसके लिए। तो उसने क्या कर रखा था, पॉक्सो एक्ट का इतना सिंपल पेपर आया था जिसके अंदर उसने गलतियां करी, और मैंने हर एक बारीकी बताई आपको पॉक्सो एक्ट की। मैंने आपको कम से कम 20 से 25 क्लास में पढ़ाया पॉक्सो एक्ट। वहां पर क्वेश्चन पूछा गया था 24 को लेकर के, 25 को लेकर के, मतलब मान लो कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए थे, 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे पॉक्सो से। मैंने कहा हमारे स्टूडेंट से करवाते तो देखो क्या होता है इसमें। उस व्यक्ति ने क्या करा, सेक्शन नंबर 24 के साथ 27 का लिंक कर दिया। क्या लिंक है क्या उसका? कोई लिंक नहीं था। मेडिकल एग्जामिनेशन की कहता है 27, और उससे पूछा गया था कि बताओ अगर कोई विक्टिम जो हो, जो पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत कोई विक्टिम है, तो उसका पुलिस कैसे इंक्वायरी करेगी, मतलब इन्वेस्टिगेशन कैसे करेगी, उसकी क्या प्रोसीजर होगा। तो 24 पता था उसके रिगार्डिंग, तो उसके साथ कौन सा प्रोविजन जुड़ता? दूसरा 26 जुड़ता। बिल्कुल, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वो कॉमन सेक्शन है उसके साथ। समझ में आती है नहीं बात? और उस व्यक्ति ने क्या जोड़ दिया उसके साथ? 24 के साथ 27 जोड़ दिया। कह रहा है कि साहब मैंने तो 26 का ही प्रोविजन लिख रखा है इसमें। मैंने कहा भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ये थोड़ा पड़ेगा, उसको तो हाईलाइट मिलेगी कि 27 का प्रोविजन जोड़ दिया इसने इसके साथ। और वही क्वेश्चन उसने दोबारा से घुमा के पूछा उससे, मतलब एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन उसने क्या पूछा, दूसरा भी ये पूछा बताओ मजिस्ट्रेट अगर इंक्वायरी करे तो वो कैसे होगी। वो 25 आता और 25 के साथ फिर 26 आता। फिर उस व्यक्ति ने क्या लिखा, फिर से 27 जोड़ दिया उसके साथ।
और दूसरी बात और बताता हूँ, एक और क्वेश्चन आया था ऐसे सीआरपीसी का, वो उसने पूछा कि भाई एक फैक्ट दिया था कि रॉबरी हुई है या कोई रॉबरी हुई थी, लेकिन उसके कुछ शब्द जोड़ रखे थे उसके साथ। तो रॉबरी आप पता ही है 392 के अंदर रॉबरी को डिफाइन कर रखा पनिशमेंट, लेकिन वो गन भी साथ में लेके गया लेकिन चला ही नहीं, उसने हर्ट नहीं कॉज किया वहाँ पर। तो वहाँ पर उसके ऊपर 397 भी लगा दिया। तो पूछता है कि जजमेंट बताओ क्या होगा इसका। तो आप क्या करते हो उस केस में, आपको उस केस में क्या करना था, पहले तो एसेंशियल एलिमेंट्स बताने होते हैं। वो सीधा ही जजमेंट पे पहुंच गया। मैंने कहा ऐसा कब होता है, वकील जज को देखा है कभी, जज सीधे ही जजमेंट पे पहुंच जाता है क्या कि भाई इसको फांसी पे लटका दो, ऐसा करता है क्या कोई। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, उस केस में आपको फैक्ट्स देखने पड़ते हैं और फैक्ट के अकॉर्डिंग उसका कंक्लूजन निकालना पड़ता है। सीधे आप उस कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते कि यस और नो में दे दिया आपने जवाब और हो गया आपका काम, और आपने कह दिया कि भाई पनिशमेंट आपको पता है, अरे बहुत ज्ञानी आप तो 397 की पनिशमेंट लिख दी और 392 की पनिशमेंट लिख दी, क्योंकि उस प्रोविजन में दे रखी। ऐसा नहीं होता कभी भी। आपको क्या करना पड़ता है, फैक्ट के अकॉर्डिंग हर चीज का कंक्लूजन एसेंशियल एलिमेंट्स को निकालते हुए बताना पड़ता है। जैसे रॉबरी जब होती है तो वो एक्सटॉर्शन और थेफ्ट के साथ होती है ना, उससे लिंक करके तो होती है। तो आपको एसेंशियल बताना होता है वहां पर कि क्या ऐसा एक्ट किया उसके द्वारा कि जो इसके अंदर लगता, और फिर उसको समझाते हुए आप अपने कंक्लूजन पर, चाहे गलत हो चाहे सही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने अपने तरह नजरिए से सोचा है, जुडिशियल माइंड अप्लाई किया ना आपने भी अपना। लेकिन उसके साथ आपको अपने कंक्लूजन को बताते हुए वहां पर रिलेवेंट केस लॉ भी लिखना पड़ता है कि किस केस में क्या हेल्ड किया हुआ है। उससे पता चलता है दो शब्दों के बारे में, एक तो अपडेट के बारे में कि आप कितने अपडेट हो उस जजमेंट को लेकर के, और दूसरा पता चलता है कि आपको कितनी नॉलेज है। और उस व्यक्ति को उसमें 7 में से पता है, लिखा तो उसने बहुत कुछ, लेकिन जजमेंट पे आ गया सीधा ही, और उस व्यक्ति को मिले 7 में से 1.5 नंबर, और कहता है कि नंबर कहाँ कटे। ये अपने ही अंदर की बात है, बाहर डिस्क्लोज नहीं कर रही है। वो क्या है, एक्चुअली उसने आरटीआई से कॉपीज निकलवाई थी। और जब भी आपको ऐसा मौका मिले तो अपनी भी आरटीआई से कॉपी जरूर निकलवाना, क्योंकि इससे क्या होता है, आपको पता चल जाता है कि आप कहाँ कितने पानी में हो। अब जैसे हमारे यहाँ के स्टूडेंट जब आते हैं कॉपीज लेकर के, तो उसमें हमें लगता है कि, क्योंकि देखो शुरू में 0 नंबर से चालू होता है, आप 1 नंबर ला सकते हो, 2 नंबर, 25 नंबर, 30 नंबर, इतने से ज़्यादा कुछ नहीं आता। लेकिन जब आप एक लेवल तक अपनी पढ़ाई करने लग जाते हो ना, जैसे मैं आपको एक शब्द बताता हूँ, शब्दों का बहुत महत्व होता है, भूल मत जाना इस बात को कभी भी। मैं इसलिए नहीं पढ़ा था कि केवल आपको रट जाए, ये आपको समझ में भी आनी चाहिए एक शब्द। आपने अगर उसको समझा नहीं और केवल रट के और चले गए ना, तो पेपर में आप पास नहीं हो पाओगे, केवल उस बात को लेकर के। उन्होंने पता है अभी जे का 101 अपील के बारे में पूछा उसी मेंस के पेपर में। अब जिसको पता होगा, जिसने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, वही उसके बारे में लिख सकता है अच्छी तरीके से। सबसे मेन बात आती है प्रेजेंटेशन की। उसने भी लिखा था, ऐसा नहीं है उसने नहीं लिखा। मैंने कहा कि भाई नॉलेज तो तुम्हें पूरी अच्छी तरीके की है, लेकिन दिक्कत कहाँ थी, प्रेजेंटेशन सही नहीं था, राइटिंग अच्छी नहीं थी, काटा पीटी इतनी ज़्यादा कि उसे पढ़ने पर उसकी मौत हो जाती, क्या कहते हैं एग्जामिनर की। हाँ ऐसा होता है एक्चुअली। तो आपको इन चीज़ों पे भी बहुत ध्यान रखना है। और देखो केवल ये पढ़ने से, इतना पढ़ने से केवल आप ये सोचो कि आपको कोचिंग मिल रही है और आप इससे पढ़ के और हो गए निहाल, ऐसा नहीं होगा आपके साथ कभी भी। प्री आप पास कर सकते हो, मेंस पास करना है बस की नहीं रहेगा। इसलिए हर एक चीज़ को बहुत एक एक शब्द को भी समझना है आपको। अभी पता है क्या पूछा था मैंने आपको, इतने उसमें बताया, जनरली ऐसे पढ़ाते हैं तो समझाते नहीं है कि इंक्वेस्ट क्या होता है। मैंने आपको इंक्वेस्ट भी बताया कि इंक्वेस्ट क्या होता है, पता वहीं पे पूछा था इंक्वेस्ट क्या होता है। मैं तो हैरान, मैंने कहा यार ऐसे भी कुछ शब्द पूछ लिए जाते हैं। तो उसने पूछा इंक्वेस्ट शब्द का मतलब क्या होता है। अब बता सकता है आप में से कौन इंक्वेस्ट शब्द का क्या मतलब होता है? बिल्कुल, मतलब ये भी इंक्वायरी का एक भाग होता है, और लेकिन किसकी इंक्वायरी होती है इसमें? डेथ से रिलेटेड इंक्वायरी होती है, वो कहलाता है इंक्वेस्ट। अब ये पूछा कि बताओ सेक्शन कौन सा है, अब आपको रिलेवेंट सेक्शन लिखना था इसमें। बात समझ में आ रही है ना, कैसे घुमा करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज के टाइम पे आपको प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि केवल इतना रट लिया और हो गया। आपको केसेस को बहुत ज़्यादा एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अब तुम्हारे लिए और ज़्यादा टफ चीज़ बन के आएगी। ऐसा नहीं कि पहला पता है इतना सिंपल पेपर होते थे कि उसमें कोई लेवल नहीं होता था, क्योंकि पढ़ते ही नहीं थे बच्चे इतना तो। लेकिन आज के बच्चों को क्या है, एक तो एक्सपीरियंस हो जाता है, शुरू से स्टार्ट कर देते मेहनत करना, तो आपके लिए टफ ज़्यादा है जिन्होंने पहले से तैयारी नहीं कर रखी।
और उनके लिए आपसे ज़्यादा उनके लिए भी टफ हो जाता है जो बहुत टाइम पहले से टेस्ट पेपर दे रहे हैं, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आज का भाषण ज़्यादा हो जाएगा मेरे हिसाब से, यहीं पर कंप्लीट करते हैं इसे, आगे की कार्रवाई करते हैं। तो इन चीज़ों पे आप जब भी आरजेएस का एग्ज़ाम दो तो फोकस जरूर करना इन चीज़ों पे, हर एक शब्द पे, सेंटेंस बहुत फ्रेमिंग का मतलब सेंटेंस का मेन रोल होता है इसमें, और लिंक करना भी एक अपनी ही एक विधा होती है, इसको भी हर कोई व्यक्ति नहीं जानता। जैसे जब 24 के बारे में आप लिख रहे थे या मजिस्ट्रेट आपके बारे में पूछ रहा था, रेप रिलेटेड था ना वो, तो आपको किस चीज़ को डिफाइन करना पड़ता, 164 की और 14A की, 164A के बारे में बताना पड़ता वहाँ पर कुछ पर्टिकुलर्स, केवल वो डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू नंबर्स, तो फिर उसके अकॉर्डिंग उसको समराइज करना था आपको। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इनके आधार पर ही आपके मार्क्स पता चलेंगे कि कहाँ पर आप बैठे हो, कहाँ पर आप खड़े हो। बैठने खड़े होने का ही तरीका आपको वहाँ से पता चल जाएगा। और एक बार लिखना प्रैक्टिस चालू कर दो अपनी, तो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा ये, और अभी से ही कर दो, मेरी मानो तो। जो नहीं कर पा रहे हैं, देखो मैं तो कॉपी चेक नहीं कर पाता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन जिनकी भी कर पाता हूँ, लेकिन उनको ये है कि समझ में आ जाएगा। मेरे पढ़ाने से भी तारीफ़ नहीं कर रहा अपनी, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके की चीज़ें भी होती हैं, और शब्दों पे बहुत फोकस रखना है आपको, हर एक सेंटेंस पे, कहाँ पर किस सब तरीके, क्योंकि देखो जनरल प्रोविज़न तो हर कोई जानता है, बात आती है एक्सेप्शंस की। वो पूछता है जनरल प्रोविज़न नहीं, कभी भी जनरल प्रोविज़न वो पूछता है जिसमें कुछ नहीं आता है, वो आपसे पूछेगा एक्सेप्शंस के बारे में, ऐसी चीज़ जो हटके हो कहीं से, ठीक है ना। तो कुछ ऐसी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, और इसी से ही आप बेहतर बनते चले जाओगे, और हमारी तो यही कोशिश है कि आप बेहतर से ज़्यादा बेहतर बनो, ठीक है। चलिए वापस से स्टार्ट करते हैं। इसलिए मैं आपको हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव दो व्यूज, देखो दो ही व्यूज होते हैं अपने, आप उसको पढ़ते किस तरीके से हो। देखो दो तरीके हैं, मैं किसी तरीके से उसे पढ़ रहा हूँ, आपका नज़रिया कुछ और तरीके से पढ़ने का है। गलत ना मैं हूँ ना आप हो, बस मेरे को वो चीज़ समझ में नहीं आएगी जो आपने बोली है। लेकिन हम जब कानून की बात करते हैं तो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके के नज़रिए समझ में आने चाहिए कि इसका मतलब दूसरा भी क्या हो सकता है। और आपने अगर केवल एक ही पॉजिटिव वे पे लेकर के चले तो इसका मतलब आप वकील नहीं हो, ठीक है ना। चलिए अब पढ़ते हैं हम सबसेक्शन नंबर 3। ये देखो वापस, अच्छा ये तो पढ़ लिया। 4 के बारे में देखिए, 4 के बारे में देखिए क्या कहता है। फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन नंबर 1। अब 1 के बी की बात कर रहा है, और यहाँ पर कह रहा है कि आपने ऊपर तो पढ़ लिया कि भाई अपने से पब्लिक सर्वेंट होगा वो भेजेगा तो कोर्ट में ही, लेकिन वहाँ पे मना करने की बात कर दी कि भाई सुपीरियर जो है उसका मना कर सकता है, विड्रॉल करवा सकता है। लेकिन अब ये जुरिस्डिक्शन बताता है सबसेक्शन नंबर 4 कि आपके कोर्ट का अटेम्प्ट टू कंटेम्प्ट हुआ है तो आप कहाँ जाओगे उसके लिए। तो कह रहा है कि कोर्ट शैल डीम्ड टू बी अ सबऑर्डिनेट टू द कोर्ट टू विच अपील ऑर्डिनरी लाई। अंडरलाइन कीजिए शब्द को, अपील्स ऑर्डिनरी लाई। जनरली अपील्स के बारे में कहाँ बता रखा है, सीआरपीसी में 374 से स्टार्ट होते हैं आपके। वैसे तो 273 से 272 से स्टार्ट हो जाते हैं, 372 से, लेकिन मेनली जो है आपके जो पूरे के पूरे चार्ट्स बता रखे हैं वो 374 में बता रखे हैं आपको। तो वहाँ पर बता रखा है कि अपील ऑर्डिनरी कहाँ पर लाई जाती है आपकी। तो जहाँ पर आपकी अपील जाती हो, जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, उसकी अपील कहाँ जाती है, कोर्ट ऑफ सेशन में जाती है। तो कोर्ट ऑफ सेशन क्या हो गया उसके लिए, अपीलेबल कोर्ट हो गया ना। तो अब वो जो केस फाइल करेगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जिसका कंटेम्प्ट हुआ है, वो कहाँ करेगा, कोर्ट ऑफ सेशन में एप्लीकेशन देगा, कहेगा साहब ये व्यक्ति इसने मेरा कंटेम्प्ट किया है, तो वो सुनेगा उस केस को। क्लियर ये चीज ईशा जी। सर कोर्ट ऑफ सेशन में डालेगा या फिर कोर्ट ऑफ सेशन में डालना क्यों जरूरी है? अगर जेएमएफसी के कोर्ट में ये ऑफेंसेस हुई है तो फिर वो सीधे कोर्ट ऑफ सेशन में कैसे भेज उसके लिए आपको आगे की प्रक्रिया भी पढ़नी पड़ेगी। 328 से चालू होती है, वो खुद नहीं करता है, वो अपने से सुपीरियर को भेजता है। खुद करेगा तो वो बायस हो सकता है ना उस केस में। नहीं खुद नहीं, लेकिन बराबर को भी नहीं भेज सकता। बराबर का मतलब तो वही बात हो गई ना,
अपने से सुपीरियर वाले को भेजता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं खुद से क्या बताऊंगा, कोर्ट शैल बी डीम्ड टू सबॉर्डिनेट टू द कोर्ट, मतलब उस कोर्ट को सबॉर्डिनेट माना जाएगा उस कोर्ट का, कौन से कोर्ट का, टू विच अपील्स लाए फ्रॉम द अपीलेबल डिक्री, जिसके पास ऑर्डिनरी तौर पर अपील जाती होगी, तो उस अपीलेबल कोर्ट का तो वो सबॉर्डिनेट ही होगा ना ऐसे केस में। तो उसके रिगार्डिंग ये बात कर रहा है आपके सामने। आगे देखिए, यहीं पर नीचे भी बता रखा है कि अगर सपोज करो उसी केस में आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, इन द केस ऑफ सिविल कोर्ट फ्रॉम हुज डिक्री नो अपील ऑर्डिनरी लाए। ठीक है, कहां गया, सिविल कोर्ट फ्रॉम हुज डिक्री नो अपील ऑर्डिनरी लाए। अब जरूरी थोड़ा ना कि हर सिविल कोर्ट की अपील कहीं ना कहीं जाती हो, नहीं भी जाती ना। तो कह रहा है कि जहां पर अगर जुरिस्डिक्शन नहीं पता हो तो फिर उस केस में उस सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन किसके अकॉर्डिंग आएगा, उस सुपीरियर, मतलब सपोज करो आप क्या हो, एक रेवेन्यू कोर्ट हो, लेकिन आपके वहां पर कोई रेवेन्यू कोर्ट की अपील जाती नहीं है वहां पर, तो आपके लिए सिविल कोर्ट कौन हो जाएगा, आपका सुपीरियर सिविल कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि जो प्रिंसिपल कोर्ट है ना, इसको अंडरलाइन कीजिए यहां पर, सुपीरियर कोर्ट का मतलब यहां पर प्रिंसिपल कोर्ट से, जो भी आपसे बड़ा कोर्ट होगा ना उस कोर्ट में जाएगी उसकी अपील। जैसे कि सपोज करो सिविल, पहले जूनियर और सीनियर होते थे ना सिविल जज, अब जूनियर सिविल जज और सीनियर सिविल जज का खत्म कर दिया, तो जूनियर की जगह सीनियर ही, जूनियर की जगह जज रह गया वो, और सिविल जज कहते हैं उसे, और वो सीनियर हो गया। तो सिविल जज की अपील कहाँ जाएगी, डिस्ट्रिक्ट में जाएगी, डिस्ट्रिक्ट में जाएगी या उससे नीचे वाले में जाएगी। तो उसके लिए भी इसने नीचे प्रोवाइजो के अंदर बता रखा है कि भेजोगे कहाँ पर। भाई आपको तो ये पता चल गया केवल यहाँ पर कि अपने से सीनियर को भेजनी है जिसमें अपील जाती हो। अब आपकी अपील तो हाई कोर्ट में भी जाती है ना, तो आप हाई कोर्ट में भेजोगे क्या आपके केस को, तो उसके बारे में इसका प्रोवाइजो कहता है। इसके बारे में देखिए क्या लिख रहा है, वेयर अपील लाए मोर देन वन कोर्ट, जहां पर आपकी अपील एक से ज्यादा कोर्ट्स में जा सकती है, तो अपीलाट कोर्ट ऑफ इंफीरियर जुरिस्डिक्शन शैल बी कोर्ट टू विच सच कोर्ट शैल बी डीम टू बी अ सबऑर्डिनेट। तो ये कह रहा है कि आपसे ऊपर वाला जो इंफीरियर कोर्ट होगा उसी में ही भेज सकते हो, उससे ऊपर नहीं जाओगे। जैसे कि सीजेएम हो गया, सीजेएम आपसे ऊपर ही तो है, लेकिन आपकी उसमें अपील नहीं जाती, तो सीजेएम में नहीं भेज सकते। कुछ पर्टिकुलर केसेस हैं जिसमें सीजेएम में भी चली जाती है आपकी अपील, लेकिन आप किसको भेजोगे, हाई कोर्ट भी आपसे ऊपर है और उससे नीचे कौन सा है, सेशन कोर्ट। तो सेशन कोर्ट हाई कोर्ट से क्या हो गया, इंफीरियर हो गया कि नहीं हो गया। तो इंफीरियर कोर्ट की बात कर रहा है कि इंफीरियर कोर्ट में भेजो। अब बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई। हाँ बताओ ईशा जी, कंफ्यूजन को दूर कर लो अभी। सर ये जो सबऑर्डिनेशन वाली बात कर रहा है ना, ये इतनी जो एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि कौन सा कोर्ट किसके सबऑर्डिनेट माना जाएगा, हाँ। ये तो इसके लिए दे रहा है ना कि जो 1 का बी है उसका लास्ट सेंटेंस का जो लास्ट पार्ट है ना, और ऑफ सम अदर कोर्ट टू विच दैट कोर्ट इज सबऑर्डिनेट, मतलब कि कंप्लेन करने की जो पावर होगी वो उस पर्टिकुलर कोर्ट के पास में होगी और उससे हायर जो कोर्ट है उसके पास में होगी। ये कह रहा है ना, ये थोड़ी ना बता रहे कहाँ एप्लीकेशन डालेगा वो। नहीं, अरे वो ऊपर तो यही जुरिस्डिक्शन, समझ नहीं रहे आप, जुरिस्डिक्शन तो वो ऊपर ही डिसाइड कर रहा था ना उसका, सबसेक्शन नंबर 4 का ही तो ये एक्सप्लेनेशन है ना, प्रोवाइजो। हाँ। सबसेक्शन नंबर 4 का एक्सप्लेनेशन है, तो ये आपको पहले तो ये बता रहा है कि सबऑर्डिनेट कौन किसका होगा। हाँ। तो आपने तो ये तो समझ लिया कि सबऑर्डिनेट कौन किसका होगा। तो ये अब आपको बताना क्या चाहता है वो बात आपको समझनी है। वो आपको इसने पहले ही बता दिया कि कोई भी सबऑर्डिनेट जो है वो अपने से ऊपर वाले कोर्ट में कर सकता है। ये बात तो समझ में आई थी ना अपन को। तो अब ये वही चीज कह रहा है कि ये इंफीरियर और सुपीरियर का मतलब क्या है। तो इसका मतलब वो यही तो बताना चाहता है कि जो आप ऑर्डिनरी आप अपील जो भेजोगे, अपनी एप्लीकेशन भेजोगे, उस केस में वो भेजोगे कहाँ पर। तो इसने ये तो नहीं कहा कि कहाँ पर भेजनी है, लेकिन इसने आपको सुपीरियर और इन्फीरियर का मतलब तो बता दिया ना। तो आप अपने से सुपीरियर में तो भेजोगे जिसके बारे में आपको 328 बताएगा।
वो बताता है इसके बारे में। 328 तो वो इंसैनिटी वाला है ना। अच्छा 328 इंसेनिटी वाला है क्या? हाँ हाँ देखो ये रहा, 328 नहीं था, मैंने जो पहले लिखवाया था ना रीड विद 340, वो है 340। हाँ ठीक है। देखो वहाँ क्या लिखा हुआ है, निकालो पीछे। प्रोसीजर इन केसेस मेंशन इन सेक्शन 195। अब ये पूरा प्रोसीजर बताएगा कि आपको क्या क्या करना है उसके लिए। राइटिंग में लिखना है, रिकॉर्ड करना है, जो जो गलती निकली है उसकी वो निकालना है, फिर उसके बाद आप भेजोगे कहाँ पे उसको। भाई आप खुद सुनोगे तो दिक्कत करेगा ना वो चीज़, बायसनेस होगी उससे। ऐसे करके बताओ। अब ये चीज़ जो आपको बता रखी थी वो तो केवल इतना सा बता के चल रहा है कि भाई सबऑर्डिनेट को उसका इन्फीरियर कौन होगा, सुपीरियर कौन होगा। फिर वो इन्फीरियर सुपीरियर का उसका बताने का क्या मतलब है ऐसा, भाई उसका कोई पर्पस तो होगा ना इसे बताने का। वो कह रहा है कि आप जिसके इन्फीरियर हो आप अपने सुपीरियर को ही तो भेजोगे, तो पहले ही उस चीज़ को बता के चल रहा है कि ये चीज़ होगी। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि वेयर अपील लाई टू सिविल और ऑल्सो टू रेवेन्यू कोर्ट, लिखा है कि नहीं लिखा, shall be deemed to be a subordinate to the civil or revenue court according to the nature of the case or proceeding in connection with the offence is alleged to be have been committed। अब ये नेचर ऑफ ऑफेंस की बात कर रहा है। सपोज करो कोई रेवेन्यू का केस जो कोई 5 लाख का मामला सुनता हो और कोई 2 लाख का ही मामला सुनता हो, तो जो 5 लाख का सुनेगा तो वो नेचर ऑफ ऑफेंस नहीं हो गया क्या, उसका नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर हो गया ना, तो उसके अकॉर्डिंग उसके पास अपील जाएगी उसकी, तो उसके अकॉर्डिंग वो सबऑर्डिनेट ही तो हो जाएगा। जैसे 2 लाख का जा रहा है तो जिसके पास मामला, तो उनके बारे में बात कर रहा है ये। यहाँ तक क्लियर है क्या? इसे और अच्छी तरीके से आप पढ़ना, फिर आपको समझ में आएगा, और नहीं आएगा तो फिर देखेंगे कि क्या दिक्कत आई है अपन को। ठीक है, आगे देखिए। एक मिनट, अब लाइट आ गई है। वो चल रहा है क्या? म्यूट पे हो। देखिए 195 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। थ्रेटनिंग की बात कर रहा है कि विटनेस को अगर कहीं धमकी दी जाए तो फिर उस केस में क्या होगा। ये हम जनरली देखते हैं, धमकी दी जाती है उनको, और आप तो पहले भी कर चुके हैं कि इंड्यूस करते हैं और ये करते हैं वो करते हैं। तो अब उसी के बारे में ये प्रक्रिया बता रहा है कि विटनेस अगर चाहे या कोई अन्य कोई व्यक्ति है वो भी फाइल कंप्लेंट कर सकता है, लेकिन विटनेस को धमकी दी गई है तो फाइल कंप्लेंट कौन करेगा? कंप्लेंट फाइल कौन करेगा? विटनेस ही करेगा। तो इसमें कोई और इफ एंड बट तो हो ही नहीं सकता। तो कह रहा है कि फिर इसकी जो कार्यवाही होगी वो अकॉर्डिंग टू 195 ए के साथ ही होगी। ठीक है, पहली बात तो ये कह दी इसने। और देखो 195 ए इसका भी आईपीसी और इसका सीआरपीसी और उसका आईपीसी, इसमें तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। दूसरी बात कह रखा है 196 प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट सच ऑफेंस। अब देखो, अभी आपने जो पढ़ा था कुछ पर्टिकुलर ऑफेंस की बात कर रहा था जहां पर लोकल अथॉरिटी का कंटेम्प्ट किया जा रहा था, लेकिन अब जो हो रहा है ये कहीं कहीं पर स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट
स्टेट के अगेंस्ट मतलब स्टेट के अगेंस्ट जो ऑफेंसेज होते हैं चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 6 बिल्कुल सही है। चैप्टर नंबर 6 के अंदर ही बता रखा है 121 से लेकर के 130 तक के सेक्शंस को कवर कर रहा है, ठीक है। तो वहां पर ही ये बता रखा है कि जहां पर दे रखा था जब एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर नंबर 6 और 153 है, ये सारे के सारे ऑफेंसेस जो है स्टेट के अगेंस्ट माने जाते हैं, क्योंकि 153 जो है अनलॉफुल असेंबली के रिगार्डिंग है। लेकिन वहां पर अगर कोई भी उटपटांग बात करता है और उसे भड़काता है रिलीजियस मैटर को, तो स्टेट के अगेंस्ट तो ऑफेंस हो गया ना, ये भी एक तरीके का। तो यहाँ पर आपको एक बात गौर से ध्यान रखनी है कि इस वाले क्लॉज में तो 153A आता है और इससे नीचे वाले क्लॉज में आता है 153B। अलग अलग सेक्शन है ये, ध्यान रखना। और 295A जो है वो भी रिलीजियस मैटर से रिलेटेड है, वहां पर भी कोई उटपटांग बातें करता है, ठीक है। और 505 का A इसके अंदर भी स्टेट के अगेंस्ट ही, मतलब आप जब ये धारा पता कब लगती है, जब आपने पता हो यार कौन सा मैटर हुआ था, वो कन्हैया वाला जब चल रहा था ना, क्या चल रहा था वो दोबारा से भूल गया मैं उसे। वो एक वर्ड बोल रहे थे कि भाई सरतन से जुदा, ये जो मैटर था ये अगेंस्ट द ऑफेंस कहलाया, क्योंकि 153A भी उसके ऊपर लागू किया गया, 105 भी लागू किया गया और 1501 का भी लग गया इसको, ठीक है। ये कुछ मैटर लगे, लेकिन जो प्रक्रिया जो चालू होगी उस व्यक्ति के खिलाफ 196 के अकॉर्डिंग चालू होगी, ठीक है। अभी कह रहा है कि अगर सपोज करो ऐसे ही केस की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करे, षड्यंत्र भी तो करते हैं बहुत लोग, माइक ला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ व्यवस्था बैठा रहा है, रात को स्टार्ट हो गया, ठीक है। एनी सच अबेटमेंट इज डिस्क्राइब्ड 108A, ये भी उसी के रिगार्डिंग है, उसी के, अगर स्टेट के अगेंस्ट ये करवाता है तो वो भी उसमें अंदर आ जाएगा। लेकिन ये कह रहा है कि अगर कोई ऐसा ऑफेंस हो रहा है तो वो किसके अगेंस्ट हो रहा है, स्टेट के अगेंस्ट हो रहा है, पब्लिक पीस को ब्रीच करने की कोशिश कर रहा है वो व्यक्ति। तो ऐसे केस में अप्रूवल भी कौन देगा, कह रहा है कि गवर्नमेंट ही देगी, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जहां पर भी हो रहा है वही इसके बारे में बताए। ये भी बात, तो ये भी क्या हो गया, एक कंडीशन रिक्विजिशन हो गई कि नहीं हो गई। कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता ऐसे केस में डायरेक्ट, बताओ ले सकता है क्या, नहीं ले सकता, अप्रूवल चाहिए होती है। एक्चुअली क्या होता है, देखो सब्जेक्ट मैटर के ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड इसलिए करता है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट एक्शन लेना चाहती है ना। आप कह रहे हो कि स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है, तो ये लायबिलिटी किसकी अराइज हो रही है, भाई आप कह रहे हो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ कोई युद्ध छेड़ना चाहता है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट की तो अप्रूवल देगी ना कि भाई ऐसा व्यक्ति कर रहा है, तो कोर्ट उससे पूछेगी तो सही ना कि साहब आप अप्रूवल दोगे। पुलिस ने तो इंक्वायरी कर ली, लेकिन अप्रूवल किसकी चाहिए वहां पर, स्टेट गवर्नमेंट की चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की चाहिए जिसके अगेंस्ट हो रहा है। अरे ये तो वही बात होगी ना एक तरीके से, मेरे अगेंस्ट ऑफेंस हो रहा है तो मैं ही तो कहूंगा उसके बारे में पहले, तो फिर दूसरे से पूछो आप, मैं ही नहीं कुछ कह रहा। आगे देखिए, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ, देखिए अभी कौन से ऐसे केसेस है, देखो 153B और ये 105 के 2 और 3, उसके अंदर क्या है, 3 क्लॉज है 505 के अंदर। जब पढ़ोगे ना तो वो पहला तो है वो ज्यादा लीनियस नेचर का हो जाता है, वो बोलता ऐसा है कि जो लड़वा दे किसी व्यक्ति को, 2 पार्टियों में लड़ाई करवा दे। लेकिन दो जो 2 और 3 है 505 के, वो थोड़े लीनियंट है, वो ऐसा कुछ तरीके का काम नहीं करते हैं। तो उस केस में अगर ऐसा कुछ भी कोई ऑफेंस किया है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की है, तो वहां पर भी चाहिए तो गवर्नमेंट की परमिशन। तो कह रहा है यहाँ पर देखो 3 नाम दे रखे हैं, नंबर 1 2 3 करके डाल देना पे, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका पहले भी। लेकिन ध्यान क्या रखना है, जब भी आपको ये याद रखना है तो 153B की भी बात याद रखनी है और 505 के क्लॉज 2 और 3 का भी याद रखना है। नहीं तो फिर कोई सेक्शन आप चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और इनको रट लोगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, सेक्शन याद होना जरूरी है इसका। देखो किन किन की अप्रूवल चाहिए, यहाँ पे आप सेंट्रल गवर्नमेंट की भी ले सकते हो, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की जरूरत है तो स्टेट गवर्नमेंट की तो स्टेट गवर्नमेंट, नहीं तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी ले सकते। फिर आगे इसमें क्या कह रहा है, कोर्ट जो है क्या करेगा ऐसे केस में, कॉग्निजेंस ले सकता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में, इसके बारे में बता रहा था जब मैं पढ़ रहा था। ये क्या कह रहा है कि यहाँ पर कॉग्निजेंस जो है कब ले सकता है और कब नहीं, इसके ऊपर स्टार लगाओ पहले तो,
मतलब ये आप 196 के पूरे पे स्टार लगा रहा हूं तब भी इंपॉर्टेंट है, और ये 2 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या कह रहा है इसके अंदर, ये कह रहा है वैसे तो कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकती किसी केस में, लेकिन वो कौन कौन से केस हैं जिनमें ऑटोमेटिकली ले सकती है, उसको कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं कहीं पर। तो कहता है कि अगर कोई पनिशेबल विद डेथ हो, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो, या 2 साल से ज्यादा की सजा या 2 साल तक की सजा कहीं पर मिल रही हो, तो ऐसे केस में कोर्ट को कॉग्निजेंस लेने की परमिशन की जरूरत नहीं है, वो तो खुद ही अपने ही आप क्या कर सकता है, कॉग्निजेंस ले सकता है। लेकिन अदर देन और जो कोई केस होंगे उनमें उसको कॉग्निजेंस लेने की परमिशन नहीं होगी, ठीक है। वहां पर उसको अप्रूवल लेनी पड़ेगी, अनलेस द स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इनसे लेनी पड़ेगी, वो भी राइटिंग में। क्लियर है? आगे देखिए दोबारा से, ये कह रहा है कि अगर सपोज करो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जाती है, यही सेम बात अभी 195 में भी पढ़ी थी हमने, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के रिगार्डिंग, कि अटेम्प्ट करता है, ऑफेंस कमिट करता है। तो ये कह रहा है कि सपोज करो कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज वन टू व्हिच द प्रोविजन ऑफ 195 नो सच कंसेंट शैल बी नेसेसरी। अगर ऐसा ही कुछ ऑफेंस जो है 195 के ऊपर लागू होता, पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट करता है या कुछ और करता, तो फिर ऐसे केस में भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वहां पर आवश्यकता पड़ रही थी क्या भाई, यहाँ तो पब्लिक सर्वेंट की बात कर, वहां पर तो पब्लिक सर्वेंट और जज के खिलाफ हो रही थी, तो हमने अप्रूवल किनसे ली थी, उनसे कंप्लेंट इन राइटिंग ली थी, तो वहां पर कोई स्टेट गवर्नमेंट जरूरत थी क्या हमें, नहीं थी। तो कह रहा है कि अगर यहाँ पर ऐसी कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की है, क्योंकि इसने क्या कर दिया, यहाँ पर इसने बात को पलट दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोवाइजो, छोटे में मत ले जाने से, ये सरकमस्टांसेस बना दी इसने आपके सामने बहुत बड़ी। ये क्या कह रहा है, 195A जो है वो अप्लाई होगा कैसे केस में, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के केस में। लेकिन हमने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के रिगार्डिंग पहले ही 195 में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या हो रही है, पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट हो रही है, और अगर वो जज के अगेंस्ट होती है, जुडिस कोर्ट के अगेंस्ट होती है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, तो कह रहा है कि वहां पर सपोज करो उस केस में उसको कोर्ट केवल क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए 1 साल की ही सजा देती है। कितने की दे रहा है, 1 ईयर की दे रहा है। तो फिर ऐसे केस में क्या स्टेट गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए, क्योंकि इसका क्लॉज तो यही कहता है कि अप्रूवल लेनी पड़ेगी, लेकिन इसे क्या कह दिया, नहीं। ये कह रहा है कि 195 स्वतः ही अपना आप ही ऑटोमेटिकली अप्लाई। समझ में आई? ये क्वेश्चन ऐसे घुमा करके पूछा है इसने, देखो शब्द छोटे से थे लेकिन तरीका इसका अलग था। तो इसका पूरा रिलेवेंट 195 से है, मतलब जब आपसे ये प्रोवाइजो के बारे में कोई कमेंट पूछे ना, कहेगा कि बताओ मेंशन कमेंट, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा 195 के प्रोविजन, लेकिन रिलेवेंट किससे करना पड़ेगा, इसके 2 से। ये बात है। आगे देखिए सबसेक्शन नंबर 3, इसमें कह रहा है कि 1 और 1A के अंदर बता रखा था आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जो है, अगर ऐसा कोई मैटर होगा 1 और 1A का, तब तो परमिशन दोनों से लेनी पड़ेगी। लेकिन कह रहा है कि अगर सपोज करो 1A का मैटर केवल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए तो था, तो वहां पर उनसे लेना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वो पुलिस जो होगी वहां की, यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, सीधे अप्रूवल नहीं मिलती किसी की भी, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। कभी भी ऐसी अप्रूवल जब चाहिए होती है तो पहले उस मजिस्ट्रेट को, उस स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को से भी तो इंक्वायरी करनी पड़ती है। अगर मान लो उसने खुद अपने आप से कह दिया, उसने कहा कि हाँ भाई हम इंक्वायरी करना चाहते हैं, अप्रूवल दो आप, तो हम तो कार्रवाई करना चाहते हैं, तो क्या करवा देगी खुद से, नहीं करवाएगी, क्योंकि उसके लिए खुद को सेटिस्फाइड होना पड़ेगा कि भाई पता तो चले कि इस व्यक्ति ने करा क्या है। तो इसलिए कह रहा है कि वहां की जो पुलिस होगी उसको वो इस तरीके के डायरेक्शन देगी, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी दे सकता है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी अप्रूवल देना चाहती है वो ऐसा डायरेक्शन अपनी पुलिस को देगी, और उससे क्या कहेगी इन्वेस्टिगेशन करो। लेकिन उसमें जो रैंक का इंस्पेक्टर होगा वो कौन सा है, सब इंस्पेक्टर से नीचे का नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है। और कमाल की बात आपको और अच्छी चीज बताता हूं, यहाँ पर लिखा हुआ है 155 का सबसेक्शन नंबर 3, इसको अंडरलाइन कीजिए। ये क्या कहता है बताओ कोई, 155 का क्लॉज 3 क्या कहता है, ईशा जी बताइए।
बताओ। पावर टू अरेस्ट, जब दो केस हो कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? एक कॉग्निजेबल हो और 5-6 उसमें नॉन कॉग्निजेबल हो तो उसको क्या मान लिया जाएगा? कॉग्निजेबल। उसी की तरह क्या होती है? इन्वेस्टिगेशन होती है। तो ये कह रहा है कि केस कैसा ही हो, आप नॉन कॉग्निजेबल की भी कह रहे हो ना, अप्रूवल चाहिए किसकी? स्टेट गवर्नमेंट की, तब भी वो क्या करेगा? 155 के क्लॉज 3 का ही अप्लाई करेगा, मतलब उसे कॉग्निजेबल केस की तरह ही देगा, क्योंकि उसको अप्रूवल किसने दी है? स्टेट गवर्नमेंट उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। बात समझ में आई या ऊपर से चली गई? क्लियर? चलिए, इसके ऊपर अंडरलाइन जरूर लगा लेना, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो ये घुमा करके क्वेश्चन कैसे बनेगा आपको पता है ये बात? ये पूछेगा आपसे कि बताओ ऐसा कौन सा केस है जहां पर नॉन कॉग्निजेबल केस होने के बावजूद भी सेक्शन 155 के क्लॉज 3 का इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा ये था क्या? तो बता दो, मैं तो इसे फोन समझ के चलो। प्रेजेंट चार्ज ऑफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द सर्च फॉर्म पर्पस। इसका जो 3 है वो कह रहा है कि कॉग्निजेबल केस, जैसे वारंट के लिए मजिस्ट्रेट जैसे अगर ऑर्डर देता, उसको वारंट देना पड़ता ना उस केस में, तो वारंट ना दे करके वहां पर केवल अगर इन्वेस्टिगेशन पुलिस करवा भी रही है तो फिर उस केस में भी उसको कॉग्निजेबल केस की जैसे इन्वेस्टिगेशन होती है ना उसी तरीके से करनी पड़ेगी। ठीक है, ये मेन बात है। तो इसमें तो कुछ नहीं है, बस इसको थोड़ा सा लिंक करके पढ़ा करो, और जहां पर देखो गलतियां तो हमसे भी हो सकती है, लेकिन खुद भी थोड़ा अप्लाई करा करो, चेक करा करो, क्योंकि हम तो फ्लो में बोल जाते हैं, लेकिन आप फ्लो में समझ गए तो फिर दिक्कत आ जाती है ना उससे भी। हाँ, हमें ऐसा लगता है हम नहीं होता क्योंकि वो तो मुझे भी पता है। मैं तो देखूंगा किसी को। चलिए, समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत है, अगर कंफ्यूजन हो तो बताना, और फिर देखते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। वेलकम।